कहानी की शुरुआत में हम घायल इयन को देखते हैं जो कि एक खाई के किनारे पर खड़ा है। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि मैं कमजोर हूँ, पर कम से कम अब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इयन किनारे से कूद जाता है। क्या कभी मेरे जीने का कोई मतलब था? मैं अपनी पूरी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया और ऐसी घटिया जिंदगी अब खत्म भी होने को आई है। लोगों ने हमेशा मुझे कूड़े की तरह ट्रीट किया है और मेरी घटिया जिंदगी का अंत एक घटिया जगह पर हो रहा है। इसके बाद हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जब एक बंदा एक जायंट रैट मॉन्स्टर से लड़ रहा था। तुम्हें कितना टाइम लगने वाला है? लेकिन वो आखिरकार स्पेल को कंप्लीट कर देती है और उसके फायर स्पेल से वो मॉन्स्टर पूरी तरह से जल जाता है। इसके बाद वो बंदा अपने टीम के कचरे वाले को बुलाता है जो कि इयन है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है यार, मेरा नाम कचरा सेठ नहीं है। लेकिन तभी वो फिसल जाता है और उसके टीममेट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। हमें शायद इस पर दया दिखानी चाहिए क्योंकि ये हमारी तरह हाई क्लास का नहीं है ना, ये तो बस लो लेवल का कचरा है। इयन नीचे गिरने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि इतना सामान उठाने की वजह से गिर गया। अबे ओ जल्दी कर और उस मॉन्स्टर को अप्रेज कर। इयन की ऑक्यूपेशन लो कॉमन अप्रेजर है। इस दुनिया में गॉडेस ऑफ लाइट जन्म के वक्त ही जॉब देती है और गॉडेस ऑफ डार्कनेस स्किल्स। अपनी स्किल्स को ट्रेन करके लोग नई नई एबिलिटीज को सीख सकते हैं, पर जो जन्म के वक्त उन्हें जॉब मिलती है वो बदली नहीं जा सकती। जॉब को 3 टियर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे टॉप पर है रेयर, जिसमें बहुत कम लोग होते हैं। इसमें अमीर बिजनेसमैन और मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट होते हैं। बीच में है हाई टियर, जिसमें उसके टीममेट जैसे लोग होते हैं जिनका नाम जॉइड और जोलीन है। इस क्लास में स्वॉर्ड्समैन, मेजेस और कई लोग होते हैं जो कि लड़ सकते हैं। और लोएस्ट टियर में पेजेंट्स और अप्रेजर होते हैं जो कि लड़ाई के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ज्यादातर लो क्लास के लोग अपने माँ बाप के बिजनेस को ही आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये इनके केस में उसके माँ बाप की बड़ी जल्दी मौत हो गई थी तो वो फैमिली बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाया और इसलिए उसने एडवेंचरर बनने का डिसाइड किया। उसने अमीर बनने का सपना देखा था, पर हमारे हिसाब से कभी होती हैं चीजें। वो अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है और बताता है कि उस मॉन्स्टर का रैंक एफ है जो कि सबसे लो होता है, पर उसके दांत डी रैंक के हैं। वो उसे निकालने की कोशिश करता है पर नहीं निकाल पाता, तो वो जॉइड की मदद मांगता है। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं ऐसी चीज को हाथ लगाऊंगा? कचरे को छूना कचरे सेठ का काम होता है, तो अपना काम कर। जॉइड इयन को पत्थर से मारता है और जब वो उसे घूर कर देखता है उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो उसे खींच कर लात मारता है। तुम्हें पता है ना हम तुम्हें बचा रहे हैं, थोड़ी इज्जत से पेश आया करो। मुझे माफ कर दीजिए, ये दुनिया ही ऐसी है, यहाँ कमजोर का कोई भी नहीं है। आगे जब वो अपना काम कर रहा था, पीछे से वो दोनों फिर से उसकी बेइज्जती करते रहते हैं। ये सब कितना गंदा है, ये तो कोई कचरा ही कर सकता है जो काम है तुम्हारा। मुझे तो देख कर ही घिन आ रही है। छी। सच कह रही है वो, मैं सिर्फ इसी लायक हूँ, सिर्फ मॉन्स्टर के अंदर से काम की चीजें निकालने के। मेरी जिंदगी तो एक नाली के चूहे जैसी है। वो दोनों उसे याद दिलाते हैं कि उन्होंने उसे अपनी पार्टी में सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि वो ऐसी गंदगी अपने बैग में नहीं रखना चाहते और उसे जल्दी करने को कहते हैं। वो लोग जैसा करते हैं वो वैसा करता जाता है क्योंकि उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। इसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं जहाँ उन्हें एक मरा हुआ हेल हाउंड मिलता है, तो जॉइड इयन को उसकी बॉडी को चेक करने भेजता है, लेकिन इयन उसे देखकर घबरा जाता है। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा है? इस तरह का मॉन्स्टर इस एरिया में नहीं होना चाहिए। लेकिन वो उसे लात मार कर उसकी बॉडी के पास भेज देता है और वो दोनों चोमू बात करने लगते हैं कि वो इतने पैसों का क्या करने वाले हैं। इयन को अपने अप्रेजल स्किल से पता लगता है कि उसकी बॉडी पार्ट्स की रेयरिटी बी है। वो उसके बॉडी पार्ट्स को निकाल ही रहा था, तभी जॉइड नोटिस करता है कि सामने एक और हेल हाउंड है। अबे वो कचरा सेठ, उसे भी अप्रेज करके आ। लेकिन उसे देखकर इयन डर जाता है। गिल्ड के मैप के हिसाब से यहाँ सिर्फ एक रास्ता होना चाहिए, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। साले तुझे पता ही क्या है, तूने जाना है तो जा, लेकिन मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तेरे पास आखिरी मौका है, अगर तू कमाना चाहता है तो हमारे साथ आना पड़ेगा। एक अप्रेजर को बहुत कम पार्टीज अपनाती हैं। अगर मुझे जॉइड ने निकाल दिया तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, प्लीज मुझे अपनी पार्टी से मत निकालो। इसके बाद जब वो सब आगे जाते हैं उन्हें काफी सारी हेल हाउंड्स की बॉडी एक साथ मिलती है, जो देखकर जोलीन और जॉइड खुश हो जाते हैं। लेकिन आइन का डर बढ़ता ही जा रहा था। जॉइड, यहाँ कुछ गड़बड़ है, आखिर इतने सारे हेल हाउंड्स को मारा किसने? चुप कर बे कचरा सेठ, सिर्फ हमारे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं तूने और कुछ नहीं। जॉइड अपने पीछे देखो, और वो पीछे मुड़कर देखता है कि उनके पीछे दर्जनों हेल हाउंड्स आ रखे हैं। आइन को लगता है कि 2 हेल हाउंड्स के पैक्स में लड़ाई हुई है, हम तो इनमें से एक को भी नहीं हरा सकते, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन यहाँ से भागना भी नामुमकिन लग रहा था। तभी जॉइड को एक घटिया सा प्लान आता है। जोलिन, इसके ऊपर पैरालाइज स्पेल कास्ट करो। ये सुन के वो घबरा जाता है, लेकिन जोलिन भी इसके लिए तैयार हो जाती है। माफ करना, पर मैं अभी मरना नहीं चाहती। वो अपने स्पेल को कास्ट करके उसे पैरालाइज कर देती है। पैरालाइज का इफेक्ट जल्द ही खत्म हो जाएगा। अगर तुम लकी रहे तो इन्हें नोच के खाने से पहले तुम बचकर भाग जाओगे। जॉइड आइन को लात मारता है, ये रहा तुम्हारा खाना, और वो उसे पीछे छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाता है पर उसकी आवाज
तक बाहर नहीं आती। सारे हेलहाउंड्स उसके ऊपर कूद जाते हैं और मिलकर उसे खाने लगते हैं, लेकिन दर्द की वजह से पैरालिसिस कैंसिल हो जाता है और वो उन मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। उसके बैग में बहुत सारे एप्पल्स थे जो कि वो हेलहाउंड्स खाने लगते हैं। वो इतने दर्द में भी जल्दी से जल्दी वहां से जाने लगता है, लेकिन वो सामने जाकर देखता है कि उन दोनों ने रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया था। पर लकीली उसे एक और रास्ता मिल जाता है, पर आगे जाने पर वो एक खाई के सामने खत्म हो जाता है। अगर मैं पीछे गया तो वो हेलहाउंड्स मुझे खा जाएंगे और आगे मेरी गिरकर मौत हो जाएगी। अपने ऑप्शंस के बारे में सोचकर वो खुद पर ही हंसने लगता है। मैं एडवेंचरर अपनी जिंदगी बदलने के लिए बना था, पर हर दिन बस मेरी बेइज्जती हुई। मैं सर झुकाकर सब कुछ सुनता रहा, लेकिन अंत में मुझे उन्होंने भी छोड़ दिया। ये सब कुछ मेरे अप्रेजल स्किल की वजह से हुआ है। जिसके बाद वो खाई में कूद जाता है। आगे इयन कहीं बेहोश पड़ा था। उसके पास एक लड़की आती है और उसके माथे को चूमती है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है, वो देखता है कि वो जिंदा है और उसकी सारी इंजरीज हील हो चुकी हैं। वो देखता है कि उसके पास में ही एक बड़ा सा पेड़ है और वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जो पानी वहां से गिरता है वो उसके ऊपर अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है। अरे बाप रे, ये पानी एस रैंक का है। और पेड़ के अप्रेजल करने पर उसे पता लगता है कि वो कोई नॉर्मल पेड़ नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्री है। ये सच में एग्जिस्ट करती है। कहा जाता है कि बहुत सालों पहले दुनिया में सिर्फ एक वर्ल्ड ट्री था जो कि माना को प्रोड्यूस करता था। इसी से लोग माना को अब्सॉर्ब करते थे और अपने मैजिक को कास्ट करते थे। लेकिन कई सालों पहले ये पेड़ सूख कर खत्म हो गया, पर लोगों को समझ नहीं आया कि दुनिया में अभी तक माना है कैसे। रिसर्चर्स को लगा कि और भी वर्ल्ड ट्रीज होंगे, लेकिन सारी दुनिया छानने के बाद उन्हें एक भी ट्री नहीं मिला। मिलता भी कैसे? भला किसी डंजन में कोई इतना नीचे आता भी क्यों? वो अपनी जान बचाने के लिए उस पेड़ का शुक्रिया अदा करता है। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसे आसपास देखने पर कोई भी दिखाई नहीं देता। लगता है मेरा वहम ही था। अब मैं क्या करूं यार? वो हराम के पिल्ले तो किसी को मदद के लिए बुलाएंगे नहीं, और अगर मैं जल्दी यहाँ से नहीं निकला तो भूख के मारे मर ही जाऊंगा। और वो सामने बड़े से दरवाजे की तरफ जाने लगता है। तभी पीछे से वही लड़की उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो कह नहीं पाती। अंदर जाने में मुझे डर लग रहा है। हो सकता है कि यहाँ हेलहाउंड से ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर हो, पर अगर मैं जीना चाहता हूँ तो मुझे जाना ही होगा। लेकिन जैसे जैसे आइन अंदर जाता है उसे एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखता। अरे वाह, ये तो सेफ निकला यार, मैं जिंदा बच जाऊंगा। लेकिन अभी तो मुसीबत शुरू होनी थी। अचानक से ही कोई चीज उसका कान काट देती है। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो अपने कान को लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई उसकी उंगलियों को काट देता है। वो अपने अटैकर के ऊपर अप्रेजल का यूज करता है और देखता है कि वो एस रैंक ग्रेमलिन है। वो मॉन्स्टर इंस्टेंटली उसके शरीर पर कई सारे कट्स लगा देता है। मुझे अप्रेजल से उसका रैंक तो पता लग गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे लड़ सकता हूँ। वो ग्रेमलिन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इयन ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो एकदम से रुक चुका है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो डर के मारे कांप रहा हो। वो ग्रेमलिन अचानक से ही पिचक जाता है और इयन की ये देखकर फट जाती है कि उसके सामने एक एस रैंक बेयर मॉन्स्टर है। वो बेयर आइन के ऊपर अपने पंजों से हमला करता है, जिससे उसकी एक आंख पूरी तरह से खराब हो जाती है और वो उसे पकड़कर कुचलने की कोशिश करने लगता है। आइन को यकीन हो जाता है कि अब तो वो मर ही गया, लेकिन तभी एक लड़का आता है। वो तो उसने मुझे तुम्हें बचाने को कहा था। इसका कोई उल्टा सीधा मतलब मत निकाल लेना। इसके बाद इयन बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है वो देखता है कि उसकी आंख भी अब ठीक हो गई है और पहले की तरह उसकी सारी इंजरीज अब हील हो गई हैं। अब इयन को वो लड़की पहली बार दिखती है, जिसकी खूबसूरती को देखकर उसका मुंह ही बंद हो जाता है। ये एल्फ तो बिल्कुल फेरी टेल्स जैसी है। तभी उर्सुला उससे कहती है, मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, तुम पी क्यों नहीं रहे? यूरी उसे चाय पीने को कहती है, लेकिन चाय पीने की जगह वो उनसे पूछता है कि वो लोग हैं कौन। मेरी बेटी ने इतनी मेहनत की है, तुमसे चाय नहीं पी जा रही। चाय पीने के बाद आइन कहता है कि ये बहुत अच्छी थी। वो तो इस चुटकी ने जिद करी, नहीं तो मैं किसी इंसान की जान नहीं बचाती। सुन बे गंदी नाली के कीड़े, अपने घुटनों पे और इसका एहसान मान। यूरी, मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सुन के वो शर्माने लगती है। तभी उर्सुला उसके मुंह पर लात मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम अपने मुंह से लेने की? नहीं नहीं माता, मुझे अच्छा लगा किसी ने मेरा नाम लिया। माता, तुम दोनों माँ बेटी हो? हम देखते अलग हैं, पर सच में मैं इसकी माँ हूँ और इस वर्ल्ड ट्री की गार्डियन। इस दुनिया में टोटल 9 वर्ल्ड ट्रीज हैं और हर एक के पास अपना एक गार्डियन होता है। अच्छा, मतलब आप लोग यहीं रहते हैं? जब से यूरी जड़ से निकली है मैं यहीं पर रहती हूँ। जड़ से निकली है? क्या ये एक एल्फ नहीं है? नहीं, ये वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट है। अच्छा, तभी ना वो इतनी सुंदर है। पर यूरी को समझ नहीं आता कि वो कॉम्प्लीमेंट को हैंडल कैसे करे। अरे ओ चिरकुट, अपने हाथ अपने पास रख। और ये जो मैंने तेरी आंख बनाई है उससे मेरी बेटी पर ही नजर रखता है। आंख से याद आया, मेरी आंख और मेरी पूरी बॉडी ठीक कैसे हो गई? तुम्हारी इंजरीज ट्री की बूंदों से ठीक हो गई, पर वो तुम्हारी आंखों को दोबारा नहीं बना पाई। तो ट्री के एक हिस्से का यूज करके मैंने बड़ी मेहनत से तुम्हारी आंख को बनाया है, और ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है, समझे? सिर्फ यूरी ने कहा इसलिए मुझे करना पड़ा, क्योंकि तुम बहुत काइंड हो और तुमने मेरा शुक्रिया अदा भी किया है। यहाँ पर पहले भी कई लोग गिर चुके हैं, लेकिन सबके
सब चूजे थे। उन्होंने कभी भी वर्ल्ड ट्री यानी यूरी का शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि अपने फायदे के लिए इसकी टहनियों को तोड़कर ले गए। पर जब तुमने उसका शुक्रिया अदा किया, वो सुनकर वो बहुत खुश हुई। दांत क्या दिखा रहा है बे? तेरी जान बच गई है ना? भाग यहाँ से। पर माता श्री, बाहर तो खतरा है, ये कैसे जा पाएगा? आप कुछ कीजिए ना। मेरी बच्ची, तुझे पता है ना, मैं गार्डियन के तौर पर ज्यादा दूर नहीं जा सकती। ऊपर से डंजन में टेलीपोर्टेशन मैजिक भी काम नहीं करेगा। लेकिन ये सुन के यूरी रोने लगती है। यार तेरे मोटे मोटे आंसू मुझे पिघला ही देते हैं। तो ठीक है, मैं इस गेंडू जनरेशन को ट्रेन करूंगी और इतना ताकतवर बनाऊंगी कि ये खुद यहाँ से बाहर जा सके। ये सुन के खुशी के मारे यूरी उसे गले लगा लेती है और ट्रेनिंग के नाम पर उर्सुला आइन को सीधा अपने मौत के मुंह में भेजती है और कहती है कि उसे उस ग्रेमलिन से लड़ना होगा। ग्रेमलिन, यहाँ कुछ तो दिख नहीं रहा। अबे ओ झिंगूर, अपनी लेफ्ट आई का यूज कर, उसे मैंने वर्ल्ड ट्री से बनाया है। तुम्हें तो सच में अपने बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद जब आइन फोकस करता है, उसके सामने का अंधेरा पूरी तरह से दूर हो जाता है। तो अभी से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है। तुम्हारा फर्स्ट टास्क है कि तुम इसके सारे अटैक्स को डॉज करोगे। अरे अम्मा, पर मैं करूंगा कैसे? तुम्हारी लेफ्ट आई वर्ल्ड ट्री से बनी है, इसकी अप्रेजल ह्यूमन आई से अलग है। जब आइन अपने लेफ्ट आई से अप्रेज करता है, उसे पहले ही पता लग जाता है कि वो ग्रेमलिन किस तरफ को मूव करेगा। उसमें साफ साफ लिखा है कि ग्रेमलिन अपने वेपन का यूज करके उसके कान को काट देगा। ये तो बड़ा कमाल का है, लेकिन उसकी खुशी बस 2 सेकंड की थी, क्योंकि वो सीधा बस खड़ा रहता है और ग्रेमलिन उसके कान को काट देता है। वो दर्द के मारे इधर उधर पलटने लगता है और उर्सुला उसे बताती है कि एक स्पिरिट आई एक ह्यूमन आई से कहीं ज्यादा अप्रेज कर सकती है। इयन का काफी ज्यादा खून बह जाता है, तो वो जल्दी से उसे हील करती है, जिससे उसका कान पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तुम्हें कितनी भी चोट लगे, मैं उसे इंस्टेंटली हील कर दूंगी, तो अपनी ट्रेनिंग पर सीरियस हो जाओ। जिसके बाद वो फिर से अपने अप्रेजल स्किल का यूज करता है और वो देखता है कि वो मॉन्स्टर उसके लेफ्ट लेग पर हमला करेगा। मेरे रिफ्लेक्स इतने तेज नहीं है कि मैं इसे डॉज कर पाऊं। काश मुझे टाइम भी पता लग जाता। 1 सेकंड, मुझे ह्यूमन से बढ़कर सोचना होगा। और इसके बाद जब वो फिर से अप्रेज करता है, उससे टाइम भी दिख जाता है। वो मॉन्स्टर 5 सेकंड में उसके पैर पर हमला करेगा। इयन काउंट करना शुरू कर देता है और उसकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, जिससे वो उसके हमले से बच जाता है। मैंने एक एस रैंक मॉन्स्टर का अटैक डॉज किया। उर्सुला, आपने देखा? लेकिन उस बैल बुद्धि की हरकतों की वजह से ग्रेमलिन फिर से उस पर हमला कर देता है। तुम ये ऊट पटांग हरकतें करना बंद करोगे? तुम्हें तब तक ट्रेन करना होगा जब तक तुम्हारी अप्रेजल स्किल वैसी नहीं लगती जैसे कि तुम्हारे लिए सांस लेना है। एक बार तुम ऐसा कर लो, तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। इसके बाद इयन उसके कई सारे अटैक्स को डॉज करता रहता है और हमें पता चलता है कि अब उसकी ट्रेनिंग को शुरू हुए 1 हफ्ता बीत चुका है। वो अब अपनी अप्रेजल स्किल को पहले से बेहतर यूज करने लगा है, लेकिन वो फिर से कुछ ज्यादा ही जल्दी सेलिब्रेट करने लगता है। ए मम्मी, पीठ पे मारता है साला। मैंने सही सुना था, दर्द सबसे बेहतर टीचर होता है। आप थोड़ा जरूरत से ज्यादा नहीं से एंजॉय कर रहे हो। वो उसे हील करके बताती है कि अब ट्रेनिंग के नेक्स्ट स्टेप पर जाने का टाइम आ चुका है, जिसमें उसे ग्रेमलिन को हराना होगा। पर मेरे पास तो कॉम्बैट जॉब है ही नहीं। मुझे ये पता है, तुम्हें अपनी स्किल पर नहीं, अपनी स्पिरिट टाइप पर रिलाई करना होगा। वो उसे एक वुडन स्वॉर्ड देती है जो कि वर्ल्ड ट्री से बनी थी और कहती है कि उसे यूरी ने कहा था कि वो इसे आइन को दे। अपनी ही टहनी को तोड़ने का दर्द उसने सहा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो ये अगर कभी भी टूटा तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। इसके बाद वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अप्रेजल से उसे पता लग जाता है कि वो कहां पर हमला करेगा, लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक करता है, वो उसे डॉज कर लेता है। इसके बाद वो बार बार उसके हमले को डॉज ही कर रहा था, तो उर्सुला उसकी मदद करती है। स्पिरिट आई उसकी मूवमेंट के अलावा और भी चीजों का पता लगा सकती है। अप्रेजल से मुझे ये तो पता लग जाता है कि वो कहाँ हमला करने वाला है। अब मुझे ये पता लगाना होगा कि वो किस डायरेक्शन से आएगा। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिट आई पर सुपर अप्रेज का यूज करता है। ये तो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। 1 सेकंड, लगता है जब मैं ट्रैजेक्टरी को अप्रेज करता हूँ, मैं अपने अपोनेंट की मूवमेंट को स्लो मोशन में देख सकता हूँ। इसकी मदद से वो ग्रेमलिन पर फाइनली हमला कर पाता है। ये क्या हुआ? मैंने इसे एक अटैक से हरा दिया। 1 सेकंड, जब सारी चीजें स्लो मोशन में मूव कर रही थी, मैं नॉर्मल स्पीड में था, यानी नॉर्मल वर्ल्ड में मेरी स्पीड बहुत ज्यादा थी। मैंने पहली बार किसी को हराया है, वो भी एक एस रैंक मॉन्स्टर को। अरे ओ गेंडू जनरेशन, तू बार बार इतनी जल्दी क्यों सेलिब्रेट करने लगता है? ये तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद तुम्हें इस एरिया के सारे ग्रेमलिन को हराना होगा। कुछ देर बाद इयन उन सभी ग्रेमलिन्स को हरा देता है। अब हम ट्रेनिंग में आगे बढ़ सकते हैं। तुम अपनी अप्रेजल का यूज करके ग्रेमलिन की एबिलिटी को अपनी एबिलिटी बनाओ। है बढ़िया, क्या बोल रही है तू? ऐसा थोड़ी ना होता है। सुन बे चिंगूर, तुझे अपनी अप्रेजल स्किल से जो नॉलेज मिलती है, स्पिरिट आई का यूज करके उसे तू अपने एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकता है। इयन इस चीज को एक लाश के ऊपर ट्राई करता है, लेकिन इसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि हजारों इंफॉर्मेशन एक साथ उसके सर में घुस रही हो। जब सारी इंफॉर्मेशन खत्म होती है, वो बिल्कुल ग्रेमलिन की तरह ही तेज दौड़ रहा था, लेकिन उसके मसल्स अभी इन सब के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तो उर्सुला उसे हील करती है, जिसके बाद वो बार बार दौड़ता रहता है और बार बार उर्सुला उसे हील करती रहती
है जिसकी वजह से उसकी बॉडी स्पीड को झेल सके। अर्सला सच बताऊं, मुझे लगता है कि मैं उस बेयर को भी हरा सकता हूँ। अबे ओ झंगूर, ज्यादा उछल मत, पता है ना पिछली बार क्या हुआ था। तुम सच कह रही हो, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए था। अरे ओ डिप्रेशन की दुकान, शांत हो, मैं तुझे अपनी स्किल सीखने को दूंगी। क्या सच्ची? आपके पास कौन सी एबिलिटी है? तभी अर्सला अपने मैजिक से उसके मुंह को झुलसा देती है। मेरे पास कैंसल चैंट है, तो मैं बिना मंत्रों को पढ़े मैजिक को कास्ट कर सकती हूँ। अगर मैं इतनी जल्दी मैजिक कास्ट कर पाया फिर तो मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। चलो अच्छी बात है, जल्दी से इसे सीख जाओ। इयन उसकी स्किल को अप्रेस करता है और उसे फिर से दर्द होने लगता है और उसका पूरा शरीर जलने लगता है। अर्सा उसे फिर से हील करती है और इयन दोबारा से अप्रेस का यूज करता है, लेकिन वो सिर्फ डिस्कार्ड इनकांटेशन ही सीख पाता है। 5 दिन तक ऐसे ट्रेनिंग करने के बाद इयन समझ जाता है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी जॉब मैजिक से रिलेटेड नहीं है तो उसकी मैजिक कैपेसिटी बहुत कम है और वो तुरंत ही बेहोश होता रहता है। जब उसका मैजिक खत्म हो जाता था, यूरी बूंद का यूज करके उसे हील करती है, जिससे उसकी मैजिक कैपेसिटी भी बढ़ने लगती है। पर ऐसा तभी होता है जब जिस पर बूंद गिराई जा रही है वो अपने अंदर से माना पूरी तरह से खत्म कर दे, और ऐसा लगातार 1 महीने करने के बाद इयन कई सारे फायरबॉल्स एक साथ शूट कर सकता है और साथ ही कई मिड लेवल स्पेल्स भी कास्ट कर पाता है। और अब उसे लगता है कि वो अगले स्टेप के लिए तैयार है, तो अर्सला उसे बदला लेने के लिए उसी बेयर के पास लेकर जाती है। तुम्हारी फटी क्यों पड़ी है? तुम भले ही अभी भी कमजोर हो, लेकिन पहले के मुकाबले तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन वो फिर भी वहाँ से नहीं हट रहा था, तो वो लात मार कर उसे अंदर भेज देती है। वहाँ जाते ही इयन काफी सारे फायरबॉल से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसका एक भी हमला बेयर को नहीं लगता। हाँ, पर उससे वहाँ धुआं जरूर हो जाता है। वो अपनी स्पीड का यूज करके उसके पास पहुंच जाता है और सुपर अप्रेस का यूज करता है, जिससे सारी चीजें स्लो मोशन में चलने लगती है, और विंड स्टॉर्म अटैक का यूज करके उस बेयर को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। इसकी वजह से बेयर को गुस्सा आ जाता है। मेरे स्पेल्स बहुत कमजोर हैं, क्योंकि मैं एक नेचुरल मैजिक यूजर नहीं हूँ, तो एक अटैक से कुछ भी नहीं होने वाला। तो इयन बहुत सारे फायरबॉल से उसके ऊपर हमला करता रहता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो डेथ बेयर आखिरकार हार चुका था। क्या ये सच में इतने कमजोर होते थे? नहीं, मेरी ताकत बड़ी है। इसके बाद वो उस डेथ बेयर की स्किल्स को अप्रेस करता है और उसकी S+ रैंक स्किल स्टील कटर को अब्सॉर्ब कर लेता है, जो उसके अटैक्स को और भी ज्यादा मजबूत और तीखे बना देंगे। अर्सला उसे बताती है कि उसकी ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी है और अब वो अपने आप डंजन को क्लाइंब कर सकता है। इसके बाद वो उसे वर्ल्ड ट्री के पास वापस लाती है। हमने तुम्हारी जितनी मदद की है, तुम्हें तो हमारे पैर धो के पीने चाहिए। और वो उसे जाने से पहले एक और गिफ्ट देती है, जो कि वर्ल्ड ट्री का बचा हुआ कोर है। ये तो बहुत वैल्यूएबल है, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? ये तुम बस एक लोन जैसा समझो, जैसे ही तुम मर जाओगे ये हमारे पास वापस आ जाएगी। वो अपनी मैजिक पावर का यूज करके उस कोर को आइन की स्पिरिट आई के साथ फ्यूज कर देती है, लेकिन उसे कोई भी फर्क महसूस नहीं हो रहा था। इस आंख की पावर्स को पता लगाने में तुम्हारे जैसे गधे को बहुत ज्यादा समय लगेगा। आइन यूरी को ढूंढने लगता है ताकि वो उसका शुक्रिया अदा कर सके, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखती। यूरी कहाँ चली गई? तभी उसकी आई से यूरी उसे जवाब देती है और थोड़ी देर में ही उसके सामने प्रकट हो जाती है। आइन को समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है, तो अर्सला उसे समझाती है क्योंकि तुम्हारी आंखों में वर्ल्ड ट्री का स्पिरिट कोर है, तो वो बेसिकली स्पिरिट ट्री की रिप्लेसमेंट है। तो यूरी तुम्हारी आंखों में रह सकती है, तो चाहे तुम जहाँ भी जाओ यूरी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। यूरी एक्साइटेडली उससे कहती है कि वो वर्ल्ड ट्री ड्रॉप्स का यूज करके उसकी सारी इंजरीज और बीमारियों को ठीक कर देगी। क्या वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट का मेरे साथ जाना सही होगा? ये सुनते ही अर्सला उसके मुंह पर लात मारती है। मैं एक नीच ह्यूमन के साथ अपनी बेटी को कैसे भला भेज सकती हूँ, पर मैं ये भी चाहती हूँ कि वो दुनिया घूमे और नए दोस्त बनाए, इसलिए मैं तुम्हें इसे सौंप रही हूँ। क्योंकि भले ही तुम्हारा दिमाग मूंगफली बराबर है, पर तुम अच्छे इंसान हो। आइन उससे कहता है कि वो यूरी का ध्यान रखेगा। इसके बाद वो उसके हाथ पर एक टैटू बना देती है, जो कि इन्फिनिट स्टोरेज स्पेल है। इसके बाद वो एक स्पिरिट स्वॉर्ड निकालती है, जिसे कि उसने यूरी के दिए हुए रॉ मटेरियल से बनाया था, और आइन से कहती है कि वो उसे स्टोरेज में डाल ले। लेकिन इससे पहले कि वो डाल सकता, वो उस तलवार से उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देती है और जबरदस्ती उसके मुंह में एक मैजिक स्टोन डाल देती है, ताकि वो उसकी टूटी हुई आंख को रिप्लेस कर सके। आइन उससे पूछता है कि उसने किया क्या। तुम्हारी दूसरी आंख सेज स्टोन से रिप्लेस हो गई है, जो कि हमारे ब्रेन्स को कनेक्ट कर देगी। इसका यूज करके हम जब मर्जी बात कर सकते हैं और मैं वो सब कुछ देख सकती हूँ जो तुम देखोगे। अगर तुम मेरी बेटी के ज्यादा करीब गए तो मैं तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगी और तुम्हें जान से मार दूंगी। एक बार हम सरफेस पर चले जाएं, तो क्या तुम्हारा कोई प्लान है? यूरी बताती है कि वो अपनी बहनों से मिलना चाहती है। ओरिजिनली एक ही वर्ल्ड ट्री थी, लेकिन वो 9 हिस्सों में बट गई और यूरी उनमें से एक है और बाकी की वर्ल्ड ट्रीज उसकी बहनें। आइन प्रॉमिस करता है कि वो
सारी दुनिया घूमेंगे ताकि यूरी अपनी बहनों से मिल सके। इसके बाद वो अपनी जर्नी पर निकल जाता है। अर्सला उसे बताती रहती है कि उसे कौन सा रास्ता लेना चाहिए और साथ ही किस तरह के मॉन्स्टर से वो भिड़ने वाला है। वहीं आइन देखता है कि अब एस रैंक मॉन्स्टर्स को हराना काफी आसान हो चुका है और उनकी एबिलिटीज को अब्सॉर्ब करने पर उसे सरदर्द भी नहीं होता क्योंकि यूरी इंस्टेंटली उसे हील कर देती है। कुछ देर में ही वो बॉस रूम के पास पहुंच जाता है और अर्सला उसे बताती है कि जब तक वो बॉस को नहीं हरा देता बाकी के फ्लोर्स के रास्ते नहीं खुलेंगे। क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? ये बाकी के मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। पर यूरी और अर्सला उससे कहते हैं कि वो खुद पर भरोसा रखे। थोड़ी बहुत मोटिवेशन आने के बाद वो बॉस के रूम में एंटर कर जाता है और उसके सामने ही डंजन का कोर था। अचानक से ही उनके सामने एक समनिंग सर्कल आ जाता है जिसके अंदर से एक बड़ा सा स्टोन गोलम निकलता है। यूरी जल्दी से मेरी आंखों में वापस आ जाओ। और वो दौड़ता हुआ गोलम की तरफ जाने लगता है। वो उसके पहले अटैक को बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेता है लेकिन उसके बाद वो गोलम एक भारी भरकम पंच मारता है। जो स्किल्स उसने अब्सॉर्ब की थी उनमें से एक का यूज करके वो अपने हाथों को स्टील जितना मजबूत कर लेता है। पर वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके पैरों के मसल्स फट जाते हैं। यूरी उसी वक्त उसे हील कर देती है जिसके बाद वो डिसॉल्विंग पॉइजन स्किल का यूज करता है जो उसे बड़े से स्नेक को मारने के बाद मिला था। उस स्किल की वजह से गोलम का हाथ ही पिघल जाता है पर इससे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और वो पागलों की तरह आइन के ऊपर हमला करने लगता है। वो उसके सभी हमलों से बचता हुआ एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाता है। मैं ऐसे तो उसके पास ही नहीं जा पाऊंगा। तुम अब अल्टीमेट स्पेल का यूज कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास अब काफी माना है। तो आइन उसके सामने चला जाता है और उसी स्पेल को कास्ट करने लगता है। वो स्पेल इतना ज्यादा पावरफुल था कि उससे वो मॉन्स्टर पूरी तरह से पिघल जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि अब वो इतना कुछ कर सकता है। यूरी उसकी बॉडी से बाहर आती है और उसे हील करने लगती है। आइन उसका हाथ पकड़ के उसका शुक्रिया अदा करती है जिसकी वजह से वो शर्मा जाती है जो कि अर्सला को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उससे कहती है कि वो गोलम को अप्रेस करे। उस गोलम की बॉडी को अप्रेस करने पर उसे कई सारे हाई लेवल ऑफेंसिव और डिफेंसिव मैजिक मिलते हैं। तुम डंजन कोर को भी अप्रेस कर सकते हो। क्या ऐसा करना सेफ होगा? तभी वो कोर के सामने टेलीपोर्ट हो जाती है और उसके लिए उस कोर को अप्रेस करती है। उसे पता लगता है कि वो वर्ल्ड ट्री के स्पिरिट कोर जैसा ही है और उसका यूज करके आइन की प्रोस्थेटिक आई को और ज्यादा ताकतवर बना देती है। तुम और भी डंजन बॉसेस को हरा सकते हो और कोर का यूज करके अपनी स्पिरिट आई की पावर्स भी बढ़ा सकते हो जिससे तुम्हारी ताकत भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद वो तीनों बॉस रूम से बाहर आ जाते हैं क्योंकि डंजन कोर गायब हो चुका है। अब ये पूरी तरह से सील है यानी वर्ल्ड ट्री तक जाने का रास्ता अब बंद हो गया है और जिस खाई से तुम गिरे थे वो भी अब बंद हो गया होगा। यानी अब कोई भी वर्ल्ड ट्री तक नहीं जा सकता और मुझे वहाँ रहकर उसे प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी मैं तुम दोनों के साथ आ सकती हूँ। कुछ देर में ही वो सरफेस पर पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसी बार में ज़ॉइड कहानी सुनाने लगता है। डंजन में हम बहुत सारे हेलहाउंड से घिर गए थे। हमें लगा था कि हम नहीं बचेंगे पर आइन ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि हमें वो बचा सके। पर मैं उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। उसकी नौटंकी चल ही रही थी तभी उसके सामने आइन आ जाता है। तुम जिंदा कैसे हो? मैंने बस सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया। लेकिन ज़ॉइड को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। बाकी के एडवेंचरर्स उससे कहते हैं कि उसे तो खुश होना चाहिए कि वो जिंदा है। ये छुछुंदर झूठ बोल रहा था। ज़ॉइड और जोलीन ने मुझे पैरालाइज कर दिया था और जानबूझकर चारे की तरह वहां छोड़कर भाग निकले। ये सुन के सारे एडवेंचरर्स भड़क जाते हैं और जो चीज उनके हाथ में लगती है वो उसके ऊपर फेंकने लगते हैं। लेकिन आइन उन सभी को रोकता है। चाहे कुछ भी हो, ज़ॉइड ही वो अकेला एडवेंचरर है जिसने मुझे अपनी पार्टी को ज्वाइन करने दिया। सभी चीजों के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। ये सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी पहले से बिल्कुल उल्टी है। इसके बाद वो तीनों अलग अलग डंजन्स को एक्सप्लोर करने लगते हैं और बॉस मॉन्स्टर्स को हराकर डंजन के कोर को अब्सॉर्ब भी करते हैं। वो हर डंजन के अंदर वर्ल्ड ट्री की खोज करते हैं लेकिन ऐसे ही कई महीने करने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वो ऐसे ही एक डंजन से बाहर आ रहे थे तभी उन्हें कुछ चीखें सुनाई देती है और वहां पहुंचने पर उन्हें पता लगता है कि कुछ मॉन्स्टर्स एक कैरेज पर अटैक कर रहे हैं। आइन बड़ी ही जल्दी सभी मॉन्स्टर्स को मार गिराता है जिसके बाद वो उनकी एबिलिटीज को भी अब्सॉर्ब कर लेता है। वहीं यूरी और अर्सला इंजर्ड सोल्जर्स को हील करती हैं। आइन वहां एक लड़की को देखने जाता है जो कि आइन को देखते ही उस पर लट्टू हो जाती है और उसे गले लगाकर उसे हीरो कहने लगती है। आइन को समझ नहीं आता कि यहाँ सब चल क्या रहा है। जिसके बाद उसे पता लगता है कि उस लड़की का नाम क्लॉडिया है और वो किंगडम की 3rd प्रिंसेस है और जो बंदा उसके साथ है उसका नाम जैस्पर है जो कि मर्चेंट गिल्ड का लीडर भी है। उनका शुक्रिया अदा करने के लिए प्रिंसेस उन तीनों को अपने पैलेस पर बुलाती है और शुक्रिया अदा करने के बाद वो फिर से आइन पर झपट्टा मारने वाली थी लेकिन इस बार यूरी बीच में आ जाती है और चिल्ला के बताती है कि वो आइन की बीवी है। ये क्या हो रहा है? लेकिन अभी बड़ा शौक लगना बाकी था क्योंकि क्लॉडिया कहती है कि वो उसकी दूसरी बीवी बनकर भी खुश है। वो दोनों लड़कियां आइन को लेकर लड़ी रही थी तभी जैस्पर आइन के पास आता है। तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी
चाहिए। ये सुन के वो बेचारा और भी ज्यादा घबरा जाता है। मुझे लड़की क्यों पसंद कर रहे हैं? इसकी एक वजह है। इसके बाद वो उन सभी को अपनी ट्रेजरी की तरफ लेकर जाता है। मुझे वैल्यूएबल जेमस्टोन्स को कलेक्ट करना पसंद है और तुम्हारी लेफ्ट आई एक स्पिरिट कोर है जो कि सारे जेमस्टोन्स में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है। इसको ये सब कैसे पता लग गया? तुमने उस कहानी के बारे में सुना है। ओरिजिनल वर्ल्ड ट्री ने अपनी सारी पावर डीमन लॉर्ड को सील करने में लगा दी थी, जिसके बाद वो दुनिया से गायब हो गई। मैं उसकी स्पिरिट कोर को ढूंढने के लिए सालों से खोज कर रहा था और अब क्योंकि वो मुझे मिल चुका है, मैं हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। आइन उसे मना करना चाहता है क्योंकि उसे तलवारबाजी का कोई शौक नहीं है, पर उर्सुला उससे कहती है कि वो अमीर भी है और उसके पास वर्ल्ड ट्री की इंफॉर्मेशन भी है। तो आइन कहता है कि वो उसके पास आ सकता है, पर शुरू में वो दोनों बस दोस्त रहेंगे। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा।